Good morning, students. Once again, you're most welcome in our English class. Today we are going to start second chapter of first unit. That is Dick Whittington and his cat. This is a story of a small boy who lived in a small village of the southern London, and how he will become one day a mayor of that city. So how it could be possible? As we learned, we heard various stories of Dr. APJ Abdul Kalam, Sunita Williams. These are the people who are very belonging from very poor family. Then also, with their willingness and hard work, they one day they will become a successful and created an example for the others. So today we are going to learn one more stories like the same, how Dick Whittington become a mayor of the city of London. So let's see. Dick Whittington and his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. साउथ इंग्लैंड में एक छोटा सा लड़का रहता था एक छोटे से गांव में जो बहुत ही गरीब था. ही हैड नो प्रॉपर होम. उसके पास घर भी नहीं था. फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड. उसके माता पिता मर चुके थे. एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स. गांव वालों के द्वारा वह निर्दयतापूर्वक ट्रीट किया जाता था. लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. वन डे डिक ओवरहर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट ऑफ लंडन वेयर paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. एक बार डिक ऐसा सुनता है कि जो लंदन की सड़कें हैं वो सोने से बनी हुई है. वो सोचता है कि मैं भी वहाँ जाऊँगा और सोने को ले लूँगा और एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊँगा. क्योंकि डिक का ऐसा सोचना था कि जो व्यक्ति अमीर होता है लोग उससे अच्छे से पेश आते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे अच्छा व्यवहार करते हैं. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. डिक सोच लेता है कि अब मुझे लंदन जाना है. ही हैड not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. तो वो जैसे ही लंदन जाने के लिए निकल जाता है उसे रास्ते में एक कार्टर मिलता है. A man in cart means a person those who are wearing the carters. जो कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी उसे मिलता है और कहता है क्या तुम घर से भाग रहे हो. I have no home, Dick answered. डिक आंसर करता है, उसे जवाब देता है कि मेरे पास तो घर ही नहीं है. I am on my way to London to find my fortune. मैं अपने रास्ते से लंदन जा रहा हूँ जहाँ से मैं अपने भविष्य को बनाऊँगा. I am going to London myself, said the carter. कार्टर मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला. मैं भी लंदन जा रहा हूँ. Jump up here beside me and we will journey together. चलो आ जाओ मेरे घोड़े गाड़ी में बैठ जाओ, हम दोनों ही साथ में यात्रा करते हैं. They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way in an inn. और फिर दोनों ऐसे ही लंदन पहुंच जाते हैं और जो कार्टर रहता है डिक को छोड़ देता है और फिर अपना ही एक होटल में चले जाता है. इन मीन्स होटल जहाँ वो स्टे कर सकता है, रुक सकता है. पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे. छोटा सा गरीब बच्चा डिक खड़े रहता है यहाँ वहाँ, अपने चारों तरफ देखता है और बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ. वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड. जिस गोल्ड के बारे में मैंने सुना था वो गोल्ड कहाँ है. ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल्स.
चारों तरफ उसे गंदी सी रोड दिख रही थी, स्ट्रीट्स दिख रहे थे, सड़कें दिख रही हैं और बहुत ही ख़राब लोग जो फ्रेंडली नहीं रहना चाहते, रूडली पीपल दिख रहे थे उसे। ही हैड नाउ हियर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन alley वेयर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म। और वो थक जाता है और लास्ट में अपने सोने के लिए एक जगह ढूंढता है। एली मीन्स दो इमारतों के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच में जो छोटा सा पैसेज होता है, छोटी सी जगह रहती है, वहाँ वो सो जाता है, अपनी रात को वहाँ पे बिताता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब डिक उठता है उसे बहुत भूख लगी रहती है, वो बीमार सा रहता है। ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड बट अगेन एंड अगेन पीपल साउटेड एट हिम, गो अवे यू लेजी फेलो। वह यहाँ वहाँ घूमता है अपने लिए फूड मांगने के लिए, खाने के लिए मांगते रहता है, लेकिन हर बार लोग उसे भगाते रहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। बी ऑफ विथ यू एंड एम एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, और उसे भगा के उस पर गुस्सा करते रहते हैं। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। और अंत में वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो यहाँ वहाँ अपने खाने के लिए, फूड के लिए मांगने के लिए भी यहाँ वहाँ भी नहीं जा पाता है, वह बहुत ही वीक हो जाता है। बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवेरेन। और लकीली हम लोग कह सकते हैं कि डिक जहाँ पे गिरता है, जिस घर के सामने गिरता है, वो एक बहुत ही अमीर मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी का घर रहता है, जिसका नाम होता है फिट्जवेरेन। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। जो मिस्टर फिट्जवेरेन का कुक होता है वो बहुत ही रूड होता है और वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते रहता है। व्हेन जब मिस्टर फिट्जवेरेन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स, और तब तक मिस्टर फिट्जवेरेन अपने शिप्स का इंस्पेक्शन करके घर वापस आते हैं। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, और वो रोकते हैं उसे और डिक को कहते हैं, वाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड। अगर तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें फूड चाहिए, तो तुम काम क्यों नहीं करते हो, ऐसा डिक को बोलते हैं। आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है जो मुझे कोई काम दे सके, ऐसा डिक बोलता है। टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवेरेन ऑर्डर्ड द कुक। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। सबसे पहले इसे किचन में लेके जाओ और इसे कुछ खाने के लिए दो, उसके बाद में इसे कुछ काम दे दो, ऐसा फिट्जवेरेन अपने कुक को ऑर्डर करते हैं। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। इस तरीके से डिक को एक घर रहने के लिए मिल जाता है। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। डिक जो रहता है घर के एक छोटे से कॉर्नर में रहता है, जिसे एटिक कहते हैं। एटिक मीन्स अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड द पॉइंटेड रूफ। जो रूफ रहता है, ऊपर ट्रायंगुलर रूफ रहता है, उसके बीच में जो छोटा सा कमरा रहता है, जो कंफर्टेबल तो नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति आसानी से रह सकता है, वो डिक को रहने के लिए मिल जाता है। और डिक का काम होता है किचन में उसकी जो कुक होती है फिट्जवेरेन की, उसकी हेल्प करना, उसे पॉट्स पैन्स कुछ भी देना और उसे धोना, ये सब उसका काम हो जाता है। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस। डिक की लाइफ पिछले के कंपैरिजन में अब कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन अभी भी दो कठिनाइयाँ, दो डिफ़िकल्टीज़
का सामना उसे करना पड़ रहा था. What was that? Let's see. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. पहली समस्या उसकी थी, जो जिस एटिक में वो सोता था वो चूहों से, रैट्स एंड माइस, चूहों से भरा हुआ था जो उसे बहुत परेशान करते थे. एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवे. जो उसे सोने नहीं देते थे, यहाँ से वहाँ उसके ऊपर से पूरी रात भागते रहते थे, जिसके वजह से डिक सो नहीं पाता था. आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज he was paid and buying himself a cat. कुछ समय के बाद वो अपनी इस समस्या को भी सॉल्व कर लेता है, कुछ पैसों को बचा के एक अपने लिए कैट खरीदता है. In no time at all the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. और कैट क्या करती है, सारे चूहों को पकड़ लेती है और खा लेती है. इस तरीके से चूहों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और डिक आराम से सो सकता है. द अदर डिफिकल्टी वॉज विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम. दूसरी जो समस्या थी, इतना आसान नहीं था उससे छुटकारा पाना. वॉट वॉज दैट? वॉज द कुक्स बैड टेम्पर. जो कुक था उसका टेम्पर बहुत हाई रहता था, वो डिक को हमेशा डांटते मारते रहता था, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो पाना इतना इजी नहीं था. सी साउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे. वो उसे हमेशा चिल्लाते रहती थी और डांटते रहती थी. ही वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विथ अ वुडन स्पून. वो उसे मारती थी, जो लकड़ी का स्पून था वुडन स्पून से मारती थी, डांटते फटकारते रहती थी. इवन when he was working as hard as he could. जबकि डिक से जितना हो सकता था वो अपना पूरा काम करता था, फिर भी कुक उसे डांटते मारते रहती थी. One night, एक रात, डिक डिसाइडेड he could stand it no more. डिक सोचता है कि अब मैं यहाँ और नहीं रहूँगा. Early the next morning before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. अगले ही दिन सुबह कुक के उठने के पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है और अपने लिए कुछ और ठिकाना ढूंढने के लिए चल देता है. वो अपने कैट के साथ में घर को छोड़ देता है. The two of them walked as far as Holloway. और वो लोग थोड़ा दूर निकल जाते हैं हॉलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन, जो लंदन के थोड़ा बाहर ही चले जाते हैं. देन डिक सेट डाउन ऑन ए स्टोन टू रेस्ट. और फिर डिक जो रहता है एक स्टोन पे बैठ के रेस्ट करता है. इट वॉज द 1st of November. वो 1 नवंबर का दिन था. ऑल सेंट्स डे. वो एक सेंट्स डे था. एंड द चर्च बेल्स वेर रिंगिंग. चर्च की बेल जो है वहाँ पे बाजू में एक चर्च था जिसकी बेल रिंग हो रही थी क्योंकि वो सेंट्स डे था. एज डिक सेट एंड लिसन इट. और डिक जो है बैठे बैठे उस बेल की रिंगिंग को सुनता है. सीम्ड दे वेयर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम. और उसे ऐसे महसूस होता है कि जो बेल रिंग कर रही है उसके लिए एक मैसेज बोल रही है. टर्न अगेन विटिंगटन, डोंट वरी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन. मीन्स दिस वे ही थॉट कि वो जो बेल रिंग हो रही है उसे एक मैसेज दे रही है कि विटिंगटन तुम लौट जाओ वापस, तुम एक दिन एक अच्छे सिटीज़न हो जिसके वजह से तुम एक दिन इस लंदन के मेयर बनोगे. तो ऐसा उसे मैसेज मिलता है. सो दिस वे टिल हियर वी लर्न हाफ ऑफ द स्टोरी ऑफ द डिक विटिंगटन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस till what we did. So let's see what type of the questions should come in our exam and how we are going to solve it. Here we have a questions. The first one, solve the following question based on the given passage. Now we have few questions. We are going to find out the answers of these all questions based on the passage what we learned. A1, complete the following.
Here we have the 3 fill in the blanks. We have to complete it according to our passage, what we learn. Dick lived in a small and dash. As we learn, you can see here, Dick lived in a small village in the south of England. So these things we have to write over here, like small village in the south of England. This way we have to write the answer. The second, dash treated Dick unkindly. Now according to our passage, who treated Dick unkindly? So we learn that here he was unkindly treated by many of the villagers. So the answer should be many of the villagers. Many of the villagers treated Dick unkindly. The carter asked Dick, what should the carter ask the Dick when he saw the Dick? So you can see here we have, he asked him if he was running away from home. So that will be the answer. He was running from away the home. So if he was running away from home. This way we have to find out the given fill in the blanks from our passage. Second question is that remove the affix, means prefix and suffix, and write the root word. Means we have adding the prefix and suffix to make a new word. Like we have to add something before the word, that is called prefix, and after the word, that is suffix. That we have to remove and we have to write the root word. Unfriendly. First one is what? Unfriendly. So in the unfriendly we have un prefix and ly, that is suffix. So the root word will be what? Friend. In the second one we have unkind. In this word we have only prefix, that is un. So the root word will be kind. This way we have to find out the root word for given affix. Now the next one is find from the passage one word for the following. Here we have something and we have to find the one word which is suitable to the given informations. The first one, a very narrow passage between buildings. A very narrow passage between buildings. We read it in the passage. So what could be? That is alley. That is alley. That is a space between the buildings, that called alley. The second one, to hear someone or something without the knowledge of the speakers. Whenever we are hearing something and we don't know who told it, so what is the single word come for that in our passage? That is over here. That is over here. So this way we have to retain one word for the given informations. The next one, be to break the given words into syllables. First one is unfriendly. Now how we are going to write the syllables? Means in which way we are reading that word. Like if you are talking about any of the word, any of the names, so how much syllables are there, how we can find it? Like
unfriendly. Unfriendly. So we come to know there is 3 syllables. So how we are going to write? Unfriendly. So we can say there is 3 syllables. So unfriendly is a 3 syllable word. The next one is morning. Morning. That is 2 syllable word. Morning is 2 syllable word. First word is more and ning. So this way we have to find out any of the word that is given, how much syllables are there in that word, and we can write this way. We have to write all syllables, and that could be with this small dash. C1. Activity based on contextual grammar. The first one. Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant. What we have to do in this sentence? Rewrite using simple past tense of underlined word. Here we have the underlined word, that is had fallen. Now we are going to rewrite this sentence with the simple past tense. So we know in the simple past tense we are using the second form of the verb, whatever we are having in the sentence. So you can see here we have the fallen, that is the third form. So what is the second form of that? Fall, fell, fallen. So we have to use that word, second form of the verb fell. So we can write Dick fell in front of a house belonging to a rich merchant. This way we have to converted the given sentence into the simple past. Next one. Dick was able to sleep peacefully. Rewrite using the verb slept. So we have to use this word slept in our sentence. Slept, that is the second form of the verb, so means this also we have to convert that into the simple past. So can we write this way? Dick was able to sleep. At the place of that we have to use slept. Dick slept peacefully. Means we converted that given sentence according to the instruction what they said, and we are written in the form of the simple past by using the second form of the verb. Next question is that is personal response. In each and every persons we get a question for a personal response. Here we have, when Dick begged for food, people shouted at him and beat him. Do you think this is right? You have to write your own opinion. When Dick was begging, so people are treating unkindly with Dick. So what was that? That was right? We have to give our opinion. So you can write that is by your own way. Clear? So you can, if you think that is right, so you have to mention your answer. If you are thinking that was wrong, so you have to also mention your answer. Now as per according to myself, if I said that is wrong, so of course it was not right. We should, as because we should have sympathy. When people beg for something, means whenever we have see any of the beggars, means we have to keep sympathy in ourselves, as because each and every person should not be begging as per their patience. They have some difficulties in their life, because of that they are begging. So not get angry with them.
as because they must be having a strong reason for begging. Means because of they are having a strong reason, there are no need to by a passion they have to beg. So because of that we have to treat him properly, we have to keep sympathy within ourselves. Or we can say, or of course if they are lazy, do not work and then beg, it was wrong. Even then we must not beat them or shout them, as because they have few reasons and due to that they are begging. So we should not beat them or shout, as because they are doing as per their strong reason, they have to beg for their needs, for their necessities. So this way we have completed the given question based on our paragraph. So this way we have to write our answers whatever we are having in the form of the questions based on our paragraphs. So this way we learn half of the lesson of Dick Whittington and his cat, and we also solved the questions based on that paragraphs. So that way we have to find all the answers from the paragraphs and based on the grammar. The next part of the chapter we will continue in the next video. What you have to do, you have to mention that all given question you have to solve in your CW and try to find out the maximum answers from your passage. The next thing we will continue next part in the next video. Thank you so much.